चलिए अगला जो टॉपिक होगा वो होगा झांसी। और हम सभी को पता है कि झांसी से रिवोल्ट को लीड करने वाली जो इम्पोर्टेंट लीडर थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाओं के बारे में अगर आपको जानना है या आप बचपन से ही सुनते आए हैं, हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कविता बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। और ये जो कविता है ये एक शौर्य गीत की कविता है। अगर हम बात करें वीर रस की कविता है। 1857 के रिवोल्ट में या 1857 के रिवोल्ट की अगर पहचान की ही बात की जाए तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान ही कौन होती है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी, रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य 1857 के रिवोल्ट की एक पहचान बन गया है, एक आइडेंटिफाई हो गया है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम। और कई बार राष्ट्रीय या नेशनलिस्ट जो लोग हैं उनके द्वारा ये इमेज प्रस्तुत की जाती है। जब हम ब्रिटिशर्स का जब हम बहिष्कार करते हैं या ब्रिटिशर्स का जब हम रेजिस्टेंस करते हैं तो जो इमेज ऑफ रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो रानी लक्ष्मीबाई होती है। ठीक है, लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी वॉज एन इंडियन क्वीन ऑफ मराठा प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी। तो झांसी जो था एक मराठा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। आप सभी को पता है कि 18th सेंचुरी में मराठा साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे ताकतवर साम्राज्य था, सबसे ज्यादा विस्तृत एम्पायर था। और झांसी या हम उत्तर भारत तक की बात करें, उत्तर भारत में भी तक मराठा साम्राज्य फैला हुआ था। और झांसी जो था वो मराठा साम्राज्य का ही एक प्रिंसली स्टेट था, उसी का ही एक प्रांत था, एक क्षेत्र था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए, ये करेंटली अगर वर्तमान में बात करें तो उत्तर प्रदेश में आता है। बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसमें झांसी एक डिस्ट्रिक्ट है, झांसी एक जिले के रूप में है। लेकिन हम बात करें उस टाइम पर तो झांसी एक प्रिंसली स्टेट था, मराठा एम्पायर का, मराठा साम्राज्य का एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। शी वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857 एंड बिकेम द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश राज फॉर इंडियन नेशनलिस्ट। तो ड्यूरिंग 1857 के रिवोल्ट के दौरान ये एक मुख्य लीडर थी, एक मुख्य नेता थी, एक मुख्य योद्धा थी। और साथ ही ब्रिटिश राज के समय जो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी प्रस्तुत किया जाता है किसके रूप में? रानी लक्ष्मीबाई के रूप में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के अगर हम जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828, 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ था बनारस में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी या बनारस में। तो बर्थ प्लेस अगर पूछा जाए तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म स्थान होता है। इनके बचपन के नाम की अगर बात करें, इनके चाइल्डहुड या बर्थ नेम की बात करें तो वो है मणिकर्णिका। साथ ही इनका जो निक नेम है वो है मनु। मनु वॉज हिज निक नेम एंड मणिकर्णिका वॉज हिज बर्थ नेम। तो इनके बचपन का नाम या इनका जो नाम था वो मणिकर्णिका था। अगर लक्ष्मीबाई की बात की जाए तो ये नाम उन्हें तब मिलता है जब इनका विवाह होता है झांसी के जो शासक थे, झांसी के जो रूलर थे उनके साथ। और मराठा परंपराओं के अंतर्गत जब भी विवाह किया जाता है एक फीमेल का, तो विवाह के बाद उसका नाम क्या होता है? परिवर्तित करने की परंपरा उस समय चला करती थी, नाम चेंज करने की परंपरा चला करती थी। ठीक है, अब देखिए, हर फादर वॉज मोरपंत तांबे। इनके पिता का नाम क्या था? मोरपंत तांबे था। इनका नाम क्या था? मणिकर्णिका तांबे। पूरा नाम जो है वो मणिकर्णिका तांबे है, क्योंकि ये भी मराठी हैं। इनका जन्म मराठी फैमिली में या मराठी ब्राह्मण फैमिली में जन्म होता है। कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। कब होता है? 19 नवंबर 1828 को होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके पिता की तो इनके पिता का नाम था मोरपंत तांबे एंड हर मदर वॉज भागीरथी बाई। इनकी माँ का नाम था भागीरथी बाई। ठीक है, हर पेरेंट्स वॉज केम
फ्रॉम महाराष्ट्र। इनके इनके जो पिता थे और इनकी जो माँ यानी इनके जो माता पिता थे वो कहाँ से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, ठीक है। हर मदर डाइड व्हेन शी वाज 4 ईयर ओल्ड। इनकी माँ का निधन कब हो गया था, इनके जन्म के 4 वर्ष के बाद ही इनकी माँ का क्या हो गया था, निधन हो गया था। हर मदर वाज डाइड आफ्टर 4 ईयर ऑफ हिज बर्थ। तो इनके जन्म के 4 महीने के बाद ही, 4 ईयर्स के बाद ही, जब इनकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी तभी इनकी माता का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। अगर हम इनके पिता की बात करें तो हर फादर वर्कड फॉर पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए इनके पिता क्या किया करते थे, कार्य किया करते थे। और आप सभी को पता है कि बाजीराव सेकंड या बाजीराव द्वितीय, जिन्हें बिथुर जो जगह थी कानपुर के निकट, कानपुर के नजदीक जो बिथुर स्थान था, जो बिथुर नामक जगह थी, वहां का उनको शासन दिया गया था, उन्हें वहां का शासक बनाया गया था, वहां का राजा बनाया गया था, बिठुर नामक स्थान का। 1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में वो हार जाते हैं या उनकी हार हो जाती है और उन्हें सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि वो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हें बिठुर का क्या बनाया जाता है या उन्हें बिठुर भेज दिया जाता है कानपुर के निकट। अब वहीं पर उनके एक ऑफिसर होते हैं, वहीं पर उनके सहायक होते हैं मोरपंथ तांबे, और मोरपंथ तांबे की ही डॉटर होती है कौन, मणिकर्णिका, और जिनका निकनेम होता है मनु, ठीक है। हाँ, अब देखिए इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके जो हॉर्स थे, इनके जो घोड़े थे रानी लक्ष्मीबाई के, उनका नाम हुआ करता था सारंगी, पवन और बादल। तो 3 इनके हॉर्स थे, मैं हॉर्स के नाम बता दे रहा हूँ, घोड़ों के नाम बता दे रहा हूँ। इनके जो हॉर्स हैं उनके नाम थे बादल सबसे मुख्य हॉर्स था, पवन और सारंगी। हमने महाराणा प्रताप के हॉर्स की बात की थी। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक थे, और महाराणा प्रताप जिनके हॉर्स का नाम अगर देखा जाए तो उनके हॉर्स का नाम चेतक हुआ करता था, जो नीले रंग का ईरानी मूल का हॉर्स था, ठीक है। इनके अगर हॉर्स की बात की जाए तो इनके हॉर्स का नाम था बादल, पवन और सारंगी। तो 3 इनके हॉर्स थे, तीनों के अलग अलग नाम मैंने बताया है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, इतिहासकारों के अनुसार, सी रोड बादल व्हेन एस्केपिंग फ्रॉम द फोर्ट इन 1858। 1858 में जब ये अपने झांसी के किले से निकलती हैं, क्योंकि इनकी हार हो जाती है ब्रिटिश फोर्स के हाथों, तब ये अपने किले को छोड़कर जब वो कल्पी की ओर जाती है तो वो अपने किस हॉर्स के साथ होती है, तो वो अपने इस बादल नामक हॉर्स के साथ होती है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, इतिहासकारों का ये मानना है, ठीक है। तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता चल गई है, यहाँ तक की जानकारी आप लोगों को पता चल गई है। देखिए एक और चीज जो हमको समझना है कि हमने देखा कि इनके जो पिता थे वो पेशवा बाजीराव सेकंड के लिए कार्य किया करते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में छबीली कहकर पुकारते थे, छबीली कहकर उनका संबोधन किया करते थे, ठीक है। शी वॉज एजुकेटेड एट होम, एबल टू रीड एंड राइट। इनकी जो शिक्षा है वो इनके घर पर ही पूरी हुई थी, यानी इनकी जगह अपने मूल स्थान पर ही पूरी हुई थी, और इन्हें लिखने का और पढ़ने का नॉलेज था, लिखने और पढ़ने का ज्ञान था। लेकिन अगर हम मेन टीचिंग की या मेन स्टडी की बात करें तो हर स्टडीज इंक्लूडिंग या इंक्लूडेड शूटिंग, हॉर्समैनशिप, फेंसिंग एंड मलखंब विथ हर चाइल्डहुड फ्रेंड्स नाना साहब एंड तात्या टोपे। तो इनकी जो मुख्य शिक्षा थी, जिसे हम बोलते हैं शूटिंग हो गया है, या फिर मलखंब जो उस समय पर खेला जाने वाला एक खेल था, ठीक है, और साथ ही अगर हम बात करें हॉर्समैनशिप या घुड़सवारी, ये सारी जो मुख्य शासक या योद्धा के लिए उस समय की टीचिंग थी, ये उनकी पूरी हुई थी नाना साहब के साथ। नाना साहब जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और साथ ही जो एक नाम मैंने आप लोगों को बताया वो है तात्या टोपे। तात्या टोपे के साथ इनकी और नाना साहब के साथ इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो पूरी होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। मणिकर्णिका वॉज मैरिड टू द महाराजा ऑफ झांसी। मणिकर्णिका का विवाह किसके साथ होता है, तो झांसी के महाराजा के साथ होता है। इनका जन्म बनारस में हुआ था, लेकिन इनका जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है, झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ होता है, ठीक है। तो शी वॉज मैरिड टू महाराजा ऑफ झांसी गंगाधर राव नावलकर। तो नावलकर फैमिली में इनका विवाह होता है इन मई 1842। देखिए अब इनके विवाह की बात की जाए तो मई 1842
1842 में इनका विवाह होता है, ठीक है ना। 1842 में जब इनका विवाह होता है तो विवाह किसके साथ होता है, झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ, जो झांसी के रूलर होते हैं, ठीक है, गंगाधर राव नावलकर के साथ, ठीक है, इनमें 1842 एंड वॉज आफ्टरवर्ड्स कॉल्ड लक्ष्मीबाई, और इसके बाद ही इनका नाम क्या होता है, लक्ष्मीबाई होता है। अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन ऑफ वुमेन्स बीइंग गिवन अ न्यू नेम आफ्टर मैरिज, और महाराष्ट्र का ये ट्रेडिशन है, महाराष्ट्र की ये परंपरा है कि किसी भी फीमेल के विवाह होने के बाद उनको एक नया नाम दिया जाता है, उनको एक न्यू नेम दिया जाता है, ठीक है। इन सितंबर 1851 शी गेव बर्थ टू अ बॉय लेटर नेम्ड दामोदर राव, तो सितंबर 1851 में, सितंबर 1851 में इनके द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया जाता है और इनके पुत्र का नाम रखा जाता है दामोदर राव। दामोदर राव इनके पुत्र होते हैं, दामोदर राव इनके सन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दामोदर राव की, तो दामोदर राव जिनका जन्म होता है 1851 1851 में, लेकिन हु डाइड 4 मंथ आफ्टर बर्थ, लेकिन 4 महीने के बाद ही या 4 महीने की उम्र में ही या 4 महीने बाद ही दामोदर राव की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है, द महाराजा एडोप्टेड अ चाइल्ड कॉल्ड आनंद राव, तब ये जो महाराजा होते हैं जिनका नाम क्या था, गंगाधर राव, गंगाधर राव क्या करते हैं, एक दूसरे पुत्र को गोद ले लेते हैं जिसका नाम होता है आनंद राव, ठीक है, आनंद राव को गोद ले लिया जाता है। द सन ऑफ गंगाधर राव कजिन, जो गंगाधर राव के ही कजिन का पुत्र होता है, उनके जो कजिन होते हैं, उनके जो कजिन ब्रदर होते हैं, उनका क्या होता है, पुत्र होता है, ठीक है। हु वॉज रिनेम्ड दामोदर राव, और उसका नाम रख दिया जाता है दामोदर राव। तो जो आनंद राव होता है उसका नाम भी क्या रख दिया जाता है, दामोदर राव, हालांकि वो एडॉप्टेड हो गया, ठीक है, कजिन का पुत्र हो गया, ठीक है। ऑन द डे बिफोर द महाराजा डाइड, और उसी के बाद जो महाराजा ऑफ झांसी थे गंगाधर राव, उनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। अब गंगाधर राव का निधन हो गया है और इन्होंने एक पुत्र को एडॉप्ट कर लिया था जिसका नाम भी दामोदर राव रख दिया गया था फाइनली। The adopted was in the presence of the adoption was in the presence of British political officer who was given a letter from the Maharaja instructing that the child be treated with respect and that the government of Jhansi should be given to his widow for her lifetime। ठीक है, तो ये सारी जो घटनाएं होती है, सारा जो इवेंट होता है, ये वहां पर झांसी में जो मौजूद ब्रिटिश ऑफिसर है उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में होता है। लेकिन आप सभी को पता है उस समय पर 1848 से में जब लॉर्ड डलहौजी आया हुआ था जो 1846 तक रहता है, और डलहौजी ने अपनी हड़प नीति लेकर आया था, और हड़प नीति के तहत इन्हीं बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जब भी किसी शासक का कोई रियल हेयर नहीं होता है, कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होता है, और अगर वो किसी भी पुत्र को एडॉप्ट करता है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाता है एज अ सक्सेसर के रूप में। तब क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा इन नवंबर 1853 1853 में जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु होती है जो झांसी के महाराजा थे, तब क्या होता है, बिकॉज दामोदर राव जो जिसका ओरिजिनल नाम आनंद राव था was an adopted son, the British East India Company under Governor General Lord Dalhousie applied the doctrine of lapse, rejecting Damodar Rao's claim to the throne and annexing the state of its territories। तो फिर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी झांसी में दामोदर राव को सक्सेसर नहीं मानती है और उसे ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश साम्राज्य में एनेक्स करने की जानकारी वहां के जो रूलर्स थे, झांसी की जो रानी थी, उनको दे दी जाती है। When she was informed of this, she cried out, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, I shall not surrender my झांसी। और जब ये जानकारी, जब ये खबर रानी लक्ष्मीबाई को पता चलती है तो रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके द्वारा 60,000 रुपए उन्हें सैलरी या फिर वेतन या हम बोले पेंशन डिक्लेयर की जाती है या पेंशन देने की बात की जाती है, और साथ ही उन्हें अपना जो पैलेस था, अपना जो महल था, उसे छोड़ने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक घटना हो जाती है। इन मार्च 1854 रानी लक्ष्मीबाई वाज गिवन एन एनुअल पेंशन ऑफ ₹60,000 एंड ऑर्डर टू लीव द पैलेस एंड द फोर्ट। तो क्या होता है कि 1854 1854 आते आते
रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए की पेंशन की पेशकश दी जाती है और उन्हें महल और अपना जो किला था उसे छोड़ने का आदेश भी दे दिया जाता है। ठीक है, ये कारण होता है, ये मेन रीजन बनता है रानी लक्ष्मीबाई का इस रिवोल्ट में हिस्सा लेने के पीछे, क्योंकि उनसे उनका राज्य छीना जा रहा था। लेकिन काफी लंबे समय तक, काफी लंबे वक्त तक जब रिवोल्ट शुरू हुआ और मेरठ में 10 मई को वहां पर जो रिवेलियस सोल्जर्स थे उन्होंने मार्च किया दिल्ली की ओर, तब तक भी रानी शांत रही। रानी ने रिवोल्ट में तब तक पार्टिसिपेशन नहीं किया, जब तक हिस्सा नहीं लिया, जब तक कि कोई उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने जब रिवोल्ट स्टार्ट किया, रानी लक्ष्मीबाई ने जब विद्रोह शुरू किया, तब उनकी जो टक्कर हुई, तब जब उनका जो युद्ध हुआ वो ब्रिटिश ऑफिसर ह्यूरोज के साथ हुआ। ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था जिसका नाम था ह्यूरोज। ठीक है, तो ह्यूरोज के साथ युद्ध में रानी की हार हो जाती है 4 अप्रैल 1857 को। तो यहां पे अब आप डेट ध्यान रखेंगे, 4 अप्रैल 1857, 4 अप्रैल 1857। ठीक है, जो ह्यूरोज था वो डिफीट कर देता है, वो हरा देता है किसे, रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, चलिए तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए तो यहाँ पे जो डेट है वो क्या है आपकी, अप्रैल 1858 है ना, 57 नहीं होगा, अप्रैल 1858, अप्रैल 1858 तक आते आते जो लक्ष्मीबाई थी, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो अपने गढ़ से, अपने महल से, झांसी के किले से बाहर निकलती है, या अपने किले की दीवार से कूदकर, अपने हॉर्स पर बैठकर किले की दीवार से कूदती है। और आप सभी को पता है कि जो इनका हॉर्स होता है उसका नाम था बादल। बादल पर बैठकर और अपना जो पुत्र था दामोदर राव, उसको अपनी पीठ पर बांधकर वो अपने हॉर्स से कूदती है। और जब ये छलांग लगाई जाती है तो इसमें हॉर्स की डेथ हो जाती है और रानी लक्ष्मीबाई जीवित रहती। ठीक है, अब यहाँ से ये कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से ये कल्पी नामक स्थान पर पहुँचते हैं। ठीक है, कल्पी पहुँचते हैं और कल्पी में इनकी सहायता करते हैं। कल्पी में जाकर ये किसके साथ मिलते हैं, तात्या टोपे के साथ। ठीक है, तात्या टोपे से मिलने के बाद अब इनका जो नेक्स्ट प्लान होता है वो होता है ग्वालियर पर हमला करना, ग्वालियर पर अटैक करना। और ग्वालियर पर जब तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की फोर्स मिलकर हमला करती है तो ग्वालियर के जो शासक होते हैं, ग्वालियर के जो सरदार होते हैं, जिनका नाम जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया, जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया वहां से छोड़कर भाग चुके होते हैं आगरा, और ग्वालियर के जो सैनिक थे, उनकी सेना के जो सिपाही थे, वो मिल जाते हैं किसके साथ, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ। ठीक है, और जो सिंधिया थे वो भागकर चले जाते हैं आगरा ब्रिटिशर्स के पास। अब देखिए यहाँ पे ग्वालियर पहुंचने के बाद तात्या टोपे और हम बात करें अगर नाना साहब के जो कजिन थे, नाना साहब के जो कजिन ब्रदर थे, उनके द्वारा क्या किया जाता, नाना साहब को पेशवा के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है, ये एक घटना वहां पर घटती है। अब देखिए आगे क्या होता है कि ग्वालियर जब ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ग्वालियर जब ये जीत लेते हैं, इसी के बाद अचानक से जो ब्रिटिश ऑफिसर था ह्यूरोज एक और हमला कर देता है, एक और अटैक कर देता है। और 17 जून को 1858 को लड़ते हुए, ब्रिटिश फोर्स से लड़ते हुए, ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं। ठीक है, तो 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है, रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं ब्रिटिश फोर्स या ब्रिटिश अधिकारियों से, ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए। 1858 में इनकी मृत्यु होती है। इनके साथ एक मुस्लिम महिला भी होती है, वो भी शहीद होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही इनकी सहायिका थी, बचपन से ही इनके साथ रहा करती थी। ठीक है, तो देखिए अब एक बार फिर से हम पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगस्त 1857 से, अगस्त 1857 से अगर देखा जाए, अगस्त 1857 से अगर देखा जाए तो जनवरी 1858 तक, जनवरी 1858 तक झांसी में कोई भी हलचल नहीं होती है, झांसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अगस्त 57 से जनवरी 58 तक कोई इवेंट नहीं होता है, झांसी एकदम शांत रहता है और वहां पर रानी लक्ष्मीबाई का पीसफुली रूल चल रहा होता है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां से आना शुरू होती है, घटनाएं कहां से घटना शुरू होती है, जब रिबेलियस फोर्स, जब विद्रोही सेना के द्वारा झांसी में जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं, जो यूरोपियन ऑफिसर्स होते हैं, उन पर हमला किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ से क्या होता है कि झांसी से जितने भी ब्रिटिश फोर्स थी, ब्रिटिश सेना थी, वो भाग जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, और
अब ये झांसी जो थी वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट थी क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां पर नहीं थे, और जो रिवेलियस फोर्स थी वो भी चली गई थी, जो विद्रोही जो सैनिक थे वो भी चले गए थे। अब इस बीच में रानी लक्ष्मीबाई क्या करती हैं, अपनी झांसी को पूरी तरह इंडिपेंडेंट कर लेती हैं, सुरक्षित कर लेती हैं, और अपनी सुरक्षा के लिए कई सारी तैयारियां कर लेती हैं। जैसे कि अपने किले की दीवारों पर वो सिक्योरिटी के लिए जो तोप वगैरह होती हैं वो लगा देती हैं, गन्स वगैरह जो हैं वो लगा देती हैं। तो एक प्रकार से अपने आप को पूरा सिक्योरिटी में बंद कर लेती हैं, अब पूरी तरह से अपने आप को डिफेंड कर लेती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, फ्रॉम अगस्त 1857 टू जनवरी 1858 झांसी अंडर द रानीस रूल वाज एट पीस। तो झांसी एकदम शांत था, झांसी एकदम शांति से था। When the British force finally arrived in March, they found it well defended and the fort had heavy guns which could fire over the town and near countryside. तो क्या देखते हैं ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स कब आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं मार्च में। मार्च 1858 तक ब्रिटिश ट्रूप्स वापस पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस देखिए जनवरी 1858 के बाद क्या होता है, रिवेलियस के द्वारा हमला कर दिया जाता है। जो रिवेलियस सोल्जर्स होते हैं 1857 के रिवोल्ट के जो सैनिक होते हैं, उनके द्वारा हमला किया जाता है झांसी के यूरोपियन ऑफिसर्स के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोग भी चले जाते हैं और झांसी और ब्रिटिशर्स भी चले जाते हैं। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा लेती है, अपनी सुरक्षा को सिक्योर कर लेती है, ठीक है, डिफेंस कर लेते हैं अपने आप को। अब मार्च में ये जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे ये वापस आ गए 58 तक, मार्च 1858 तक वापस आ गए। अब क्या होता है, जब ये वापस आते हैं तो ये इनके जो लीडर होते हैं वो कौन होता है, तो इनका लीडर होता है ह्यूरोज, ठीक है। ह्यूरोज के नेतृत्व में ये ब्रिटिश फोर्स आती है। अकॉर्डिंग टू वन सोर्स, ह्यूरोज कमांडिंग द ब्रिटिश फोर्स डिमांडेड द सरेंडर ऑफ द सिटी, ठीक है। तो जो ह्यूरोज होता है वो डिमांड करता है रानी से कि अब आप अपने शहर को सरेंडर कर दीजिए हमारे सामने, ठीक है। इफ दिस वाज रिफ्यूज्ड इट वुड बी डिस्ट्रॉयड, यदि आप इसे हमें सरेंडर नहीं करेंगे तो हम आपके शहर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे और आपकी सिटी को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। द सेम सोर्स क्लेम्स दैट आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन द रानी इशूड अ प्रोक्लेमेशन बी फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। अब देखिए इतने दिनों से जो हम चीजों को समझ रहे हैं, इतने सारे इवेंट्स को जो हमने समझा है कि रानी लक्ष्मीबाई कभी भी खुश नहीं थी। जब 1854 में 1854 में उनके शहर को या उनके राज्य को ऑक्यूपाई करने की बात बोली थी ब्रिटिशर्स ने, उसे हड़पने की बात बोली थी और उन्हें एक एनुअली सैलरी देने की बात बोली गई थी 60,000 की, ठीक है। तभी उन्होंने विद्रोह कर दिया था या तभी उन्होंने इस पर नाराजगी जताई थी और उन्होंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी पीसफुली रूल वहां पर चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, रिवोल्ट रहा तब भी वो शांत रहे, उन्होंने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। लेकिन जब ये सब घटना घटी है जनवरी के बाद और मार्च 58 में जब ब्रिटिश ट्रूपर्स वापस आए हैं तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। और अब जब ब्रिटिश फोर्स के द्वारा कहा गया तब रानी का जो जवाब था, रानी का जो रिप्लाई था वो ये था कि अब हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, अब हम अपने स्वतंत्र राज्य के लिए फाइट करेंगे, बी फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ, ठीक है। तो ये घटना होती है, ये इवेंट होता है। अब ये जब इवेंट हो जाता है, जब ये घटना घट जाती है, तब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, हमला करना शुरू कर देते हैं या एक प्रकार से सीज कर लेते हैं, एक प्रकार से घेर लेते हैं किसे, झांसी को, ठीक है। शी डिफेंडेड झांसी अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रूप्स व्हेन सर ह्यूरोज बिसीज्ड झांसी ऑन 23 ऑफ मार्च 1858। तो 23 मार्च 1858 तक 23 ऑफ मार्च 1858 झांसी को चारों तरफ से ह्यूरोज की जो फोर्स है वो क्या कर लेती है, घेर लेती है, पूरी तरह से चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि 24 मार्च को झांसी के रानी की ओर से बॉम्बार्डिंग की जाती है, बम ब्लास्ट किए जाते हैं, फायरिंग की जाती है ब्रिटिश ट्रूप्स के ऊपर से, ठीक है। उनके साइड से भी हमले किए जाते हैं और एक प्रकार से ये जो युद्ध है, ये जो अटैक है, ये शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन झांसी की रानी को ज्यादा नुकसान होता है, उनकी सेना को ज्यादा नुकसान होता है। इस बीच वो हेल्प मांगती है किससे, तात्या टोपे की सेना से, ठीक है। हालांकि तात्या टोपे उस समय वहां पहुंचने में असफल होते हैं, हालांकि वो अपनी फोर्स को भेजते हैं लेकिन वो उस समय तक सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब ये इवेंट चल रहा होता है, ये घटना चल रही होती है और झांसी की रानी और उनकी सेनाओं को और उनको काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, उनको काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस दौरान ये लोग तय करते हैं लगभग अप्रैल तक, 2 अप्रैल तक, कि अब
या ये लोग तय करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें अपने झांसी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि झांसी जो है इस समय बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, ड्यूरिंग द रिवोल्ट, झांसी जो सिटी है वो अभी हमारे लिए सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, जब ये लोग डिसाइड कर लेते हैं, देन रानी विड्रॉल फ्रॉम द पैलेस टू द फोर्ट एंड after taking counsel decided that since resistance in the city was useless, she must leave and join either तात्या टोपेस और राव साहिब्स फोर्स। तो ये लोग तय करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें झांसी को छोड़ना चाहिए, और झांसी से छोड़कर ये हमें ज्वाइन करना चाहिए या तो तात्या टोपे के साथ या फिर राव साहिब के साथ। ठीक है।